सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यूजीसी नेट पेपर 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए गए हैं उसके सीरीज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। और इसके पहले मैंने 4-5 वीडियोस अपलोड कर दिया और आज मैं एक बार फिर से हायर एजुकेशन के ऊपर आपके वीडियोस लेकर आई हूँ। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। सारे वीडियोस वहाँ पे हैं, अभी तक जितने भी पूछे गए हैं वो। और एक और इन्फॉर्मेशन देना है आप लोगों को कि आपके जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे थे तो उसका डेट एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन आज लास्ट डेट है। विदाउट लेट फ़ी आप आज तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कल के बाद से आपको लेट फ़ी के साथ आप अप्लाई करेंगे। तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है तो वो आप जाके कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो आइए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पुराकालिक उच्चतर शिक्षा केंद्रों की स्थापना मंदिरों के साथ संबंधन में हुई और कालक्रम में वे स्थापित किए गए स्थानों में सामुदायिक जीवन के केंद्र बन गए? ये आपको ABCD में से बताना है कि कौन है। तो आपका है बनारस, नवद्वीप, उदंतपुरी, कांची और जगदल्ला। तो B इसका आंसर होगा, A, B और D। A बनारस है, B नवद्वीप है और D कांची है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि बनारस, नवद्वीप तथा कांची जैसे पूराकालिक उच्चतर शिक्षा केंद्रों की स्थापना मंदिरों के साथ संबंधन में हुई और कालक्रम में वे स्थापित किए गए स्थानों में सामुदायिक जीवन के केंद्र बन गए हैं। देखिए बनारस तो आप सबको पता है कि बनारस कहाँ है, वो पता ही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर उदंतपुर बिहार में है। नवद्वीप का मुझे नहीं पता। कांची शायद कांची का भी ध्यान नहीं आ रहा है। जगदल्ला तो हम लोगों ने कल ही देखा था कि ये बांग्लादेश में चला गया है जगदल्ला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन प्राचीन विश्वविद्यालयों का निर्माण विहारों के संबंध में हुआ था? जैसे विहार बोलते हैं जो निवास स्थान होते थे, विहार से ही हमारा जो बिहार है वो बिहार के ही वजह से हुआ है, क्योंकि जितना मतलब जैसे जैन है, बौद्ध है, ये सारे लोग क्या होते थे, तो जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे ना वो सारे यहाँ पे निवास करते थे, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि नालंदा है, तक्षशिला है, वल्लभी है, नवद्वीप है और उदंतपुर, इसमें से कौन विहारों के संबंध में है? तो नालंदा तो है, इतना तो 100% श्योर है कि नालंदा महाविहार ये नाम में ही आ जाता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर A, B, C और E है, यानी कि D को छोड़ के सभी है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालयों का निर्माण विहारों के संबंध में हुआ है। यानी कि नालंदा बिहार में पता है, वल्लभी गुजरात में है, तक्षशिला आपको पाकिस्तान में चला गया और उदंतपुरी भी बिहार में है, बिहार शरीफ में उदंतपुरी। तो नालंदा यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस महान बौद्ध विद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का स्मरण करते हैं और वेनसांग और इत्सिंग ने इसका उल्लेख किया है। वल्लभी विश्वविद्यालय ये सौराष्ट्र गुजरात में 470 ईस्वी के आसपास निर्मित किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार यह विश्वविद्यालय अपने समय में बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला यह भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और इसका निर्माण लगभग 700 ईसा पूर्व में किया गया था। उदंतपुरी यह भारत के बौद्ध महाविहार था और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पाल सम्राट गोपाल प्रथम तथा स्थापित किया गया था और यह नालंदा विश्वविद्यालय के बाद भारत का सबसे बड़ा एवं प्राचीन विश्वविद्यालय। देखिए उदंतपुरी नालंदा के बाद भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय है और ये दोनों नालंदा और उदंतपुरी दोनों बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा B, सह शिक्षा, यानी कि जो को एजुकेशन होता है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ में बैठ के पढ़ते हैं, तो इसकी बात कर रही हैं। सह शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो ये महादेव गोविंद रानाडे, ये MG रानाडे आपको पता होगा कि ये किसके गुरु थे? MG रानाडे, देखिए मैं भी भूल जा रही हूँ, मतलब इधर पढ़ती हूँ उधर भूलती हूँ, उधर पढ़ती हूँ इधर भूलती हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल गणेश अगरकर गोपाल कृष्ण गोखले को सह शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर बल देते थे, MG रानाडे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित वृत्तिगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। किस किस में? तो स्थापत्य, पशुपालन, कृषि, प्रशासन या डेयरी उद्योग। तो देखिए इसका आंसर C है, A, B, C और E। A, B, C और E, यानी कि प्रशासन में नहीं दिया गया था। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में अधिगमकर्ताओं को पशुपालन, कृषि,
डेयरी उद्योग तथा अन्य वृत्तियों क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में नहीं दिया गया था। ये 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना कहाँ पे की थी, तो ये तक्षशिला में। चूँकि मैंने बताया था कि चाणक्य जो है वो तक्षशिला में ही पढ़ते थे, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना तक्षशिला में की थी। अगला है तक्षशिला निम्नलिखित निम्न किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का एक मुख्य केंद्र था, तो ये तक्षशिला चिकित्सा शास्त्र और शल्य चिकित्सा देता था। जो तक्षशिला था वो वहाँ पे चिकित्सा शास्त्र और शल्य चिकित्सा दिया जाता था। और जो हमारे नालंदा महाविहार है वहाँ पे बौद्ध शिक्षा और पाली शिक्षा, पाली भाषा में बहुत अच्छा शिक्षा दी जाती थी। अगर आपसे ये पूछे कि बौद्ध जो बुद्ध जो थे वो उन्होंने अपने किस भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो वो भी पाली भाषा में ही किया था। क्योंकि कोई भी जो आप अगर पढ़े होंगे भक्ति आंदोलन या कुछ भी, तो कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार अगर करते थे तो वो वहाँ के क्षेत्रीय जो भाषा होती थी उसी भाषा में करते थे, जिसको वहाँ के लोग समझ सके। ऐसा नहीं है कि वो आके संस्कृत में बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस समय संस्कृत बहुत कम लोग बोलते थे। पाली उस समय ज़्यादा फेमस था, तो इस वजह से उन्होंने पाली भाषा में ही अपना जो धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था या फिर जो पहला अपना उपदेश दिया था या जो जितने भी उपदेश दिए थे उन्होंने पाली भाषा में ही दिए थे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वैदिक संस्कृति और इसके दर्शन से बहुत प्रभावित थी। तक्षशिला में लगभग 10,500 छात्रों ने अध्ययन करते थे और लगभग 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। सोचिए 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। ऑब्वियसली वो बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। आज हमारे यूनिवर्सिटी में कितने ही टीचर हैं, 50-100 होंगे, उतने भी नहीं हैं। छात्र भारत के अंदर और बाहर मिस्र, इराक, ग्रीस, सीरिया, तुर्की और चीन से आए थे। शिक्षकों के द्वारा ली गई परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश की आयु सामान्यतः 16 वर्ष थी और छात्र किसी भी विषय का चयन करने में विकल्प रखने के लिए स्वतंत्र थे। तक्षशिला ने चिकित्सा और सर्जरी के अध्यापन में विशेषज्ञता हासिल की थी। जो तक्षशिला थी वहाँ पे सर्जरी के अध्ययन में विशेषता हासिल की। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और चरक शल्य चिकित्सा के पिता और पाणिनि एक प्रसिद्ध व्याकरणिक भी तक्षशिला के अध्ययन किए थे। देखिए कौन कौन पढ़ा था, कौटिल्य जिनको हम चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, चरक जो थे चिकित्सा शास्त्री थे चरक, और पाणिनि, इन सब ने तक्षशिला में ही पढ़ा था। क्योंकि तक्षशिला सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली वहीं पे लोग पढ़ेंगे। और बौद्ध ग्रंथों में विश्वविद्यालय के बारे में कई कहानियों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए हमारा जो ये तो तक्षशिला की बात होगी, लेकिन हमारे नालंदा महाविहार में तक्षशिला वगैरह तो बंद हो गया, अभी नहीं है, लेकिन जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था वो काफ़ी समय तक रहा था। जब तक बख्तियार खिलजी ने उसको नहीं जलाया था तब तक वो बहुत अच्छे कंडीशन में था। और वहाँ पे मतलब कहा जाता है कि जब उस पर जो बख्तियार खिलजी ने जब उसको आग लगाया था उसमें तक्षशिला नालंदा महाविहार की जो लाइब्रेरी थी उसमें, तो वो 100 दिन तक या 1 महीने तक ऐसे जलता रह गया था पूरा। इतनी किताबें थी उसमें, इतनी किताबें थी। और उनको इस बात का डर था कि ये इतनी जो किताबें हैं अगर इन लोगों ने मतलब पढ़ लिया तो फिर बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। इस वजह से वो ज्ञान से दूर रखना चाहते थे और सब सारी किताबों में उन्होंने आग लगा दी। तो और ये कहा जाता है कि जो हमारा नालंदा महाविहार था वहाँ पे जब लोग आते थे बाहर, तो जैसे अभी के टाइम में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कि हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं और फिर एडमिशन हो जाता है, तो बहुत ईजी लेवल है। उस समय कहा जाता है जो दरबार हुआ करते थे, ऐसे डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाके आप पढ़ सकते थे। जो हमारे यहाँ के जो दरबार गेट पे जो खड़े होते थे वो क्वेश्चन पूछते थे और उसमें से जो 10 में से 3 क्वेश्चन का अगर जो बच्चा जवाब दे देता था उसको ही एंट्री मिलती थी। सोचिए वो अंदर आता था। और यहाँ पे मतलब पढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए चीन और कहाँ से लोग बैठ के पढ़ाई करते थे ताकि उन्हें हमारे यहाँ के कॉलेज में एडमिशन यानी कि नालंदा महाविहार में एडमिशन मिल जाए। लेकिन आज उसकी स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि क्या है। हालांकि अभी तो फिर से वो बना है, अच्छे लेवल पे है। अब देखिए क्या होता है आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिक्षा ग्रहण की थी। तो देखिए अगर कोई बच्चा उस बार भी एग्जाम दिया होगा और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के गया रहता तो इस क्वेश्चन को सही करके आता। इसलिए बोलती हूँ कि एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि तक्षशिला में पाणिनि ने, चरक ने और इन्होंने क्या कहते हैं कौटिल्य ने यहीं पे शिक्षा ग्रहण की थी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरणविद थे। संभवतः 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाणिनि ने के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त उन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो कि बुद्ध और महावीर का काल था
का भी माना जाता है। यह संभवतः गांधार में रहते थे, जो आज के समय में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है, और संभवतः तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय से जुड़े थे तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ था। अब हो सकता है आगे मैं आपसे पूछ दे कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है, किस शताब्दी में लिखा है, तो 4वीं शताब्दी के अंत में लिखा है और पाणिनि ने द्वारा लिखा है। और देखिए ये मैच करने वाली क्वेश्चन थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर ही करवा दिया है कि तर्क शास्त्र किससे जुड़ा हुआ है। इसका प्राचीन नाम जो है वो अन्वीक्षिकी था। तर्क शास्त्र का जिसको उसका नाम प्राचीन नाम अन्वीक्षिकी था। निर्वचन का नाम था मीमांसा। व्युत्पत्ति विज्ञान निरुक्त और कर्मकांड कल्प। इसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। निर्वचन मीमांसा है, जो सभी बोलते हैं ना, मीमांसा, बौद्ध मीमांसा, जैन मीमांसा। व्युत्पत्ति विज्ञान है निरुक्त और कर्मकांड है कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में शिक्षा की केवल अनौपचारिक पद्धति विद्यमान थी। प्राचीन भारत में स्वदेशी शिक्षा घर पर, मंदिरों, पाठशालाओं और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। तो इसका एक पहला तो असत्य है और दूसरा सही है, क्योंकि प्राचीन भारत में शिक्षा की केवल अनौपचारिक पद्धति विद्यमान थी, ये गलत है। औपचारिक भी होती थी, अनौपचारिक भी होती थी, दोनों शिक्षा दी जाती थी। और दूसरा है कि प्राचीन भारत में स्वदेशी शिक्षा घर पर, मंदिरों, पाठशाला और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी भाग में निम्नलिखित में से किसने अधिगम और शिक्षण केंद्र के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। दक्षिण भाग का बात करा है यहाँ पे, तो इसका आंसर है ए, बी और सी, यानी कि डी ऑप्शन है। ए अग्रहार, बी है घटिका और सी में है ब्रह्मपुरी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब मैंने भी नहीं सुना है इसके बारे में। प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी भाग में अग्रहारों ने शिक्षण और अधिगम केंद्र के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारतीय राज्यों में अन्य सांस्कृतिक संस्थान थे, जिन्हें घटिका और ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता था। घटिका धर्म सहित शिक्षा का एक छोटा केंद्र था, जबकि अग्रहार एक बड़ी संस्था थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान किन में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए थे। आपको बताना है कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ खोले गए थे। देखिए तो इसका आंसर है डी। ए, बी और सी तीनों जगह, ए, बी और सी, ये मतलब 3 जगह पे खोले गए थे। औपनिवेशिक काल में के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए थे। पहला है 1832 में सबसे पहले लाहौर में, फिर 1882 में बम्बई में और 1843 में कलकत्ता में खोले गए थे। 1832 लाहौर, 1882 बम्बई और 1843 कलकत्ता, तीनों जगह पे आपको पशु चिकित्सालय थे। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किए गए समावेशन इनकॉर्पोरेशन अधिनियम से निम्नलिखित किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो देखिए आपको पता है कि 1857 के समय में हमारा 3 महाविद्यालय खोला था, विश्वविद्यालय खोला था। एक बम्बई में, एक कलकत्ता में और एक मद्रास में खोला गया था। तो इसका आंसर है सी। ए, सी और डी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में खोला गया था। और ये क्वेश्चन देखिए आप कितनी बार पूछा गया है, आपके सामने क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार पूछा गया है। 2023 के शिफ्ट 1 में, 2023 में शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है, और फिर आपको 19 में भी पूछा गया है, और 22 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, और 23 में तो ये क्वेश्चन 3-3 बार पूछा गया है। तो इसलिए आपको मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए ताकि उससे भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फरवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किए गए समावेशन अधिनियम में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स ने इस्लामी कानून और संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। सैडलर आयोग की स्थापना में कलकत्ता विश्वविद्यालय के मुद्दों की जाँच और रिपोर्ट करने के लिए गठित किया गया था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। तक्षशिला का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष में एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये तक्षशिला के बारे में बात कर रहा है, तो यह 1980 में किया गया था। तक्षशिला को 1980 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं इसको, उसमें घोषित किया है 1980 में। तक्षशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यूनेस्को के द्वारा इसे 1980 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य इसके खंडहरों की खोज की थी और यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित था और तक्षशिला में बौद्ध शिक्षा के कुल 18 विषय शामिल थे। तक्षशिला में बौद्ध शिक्षा के 18 विषय शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की थी।
जिसको वह एक भावी बॉडिलियन लाइब्रेरी या पूर्व के एक ब्रिटिश संग्रहालय के रूप में देखना चाहते थे। तो लॉर्ड कर्जन, चार्ल्स वुड, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन, तो इसमें लॉर्ड कैनिंग ही होना चाहिए। तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की थी। किसने की थी इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना? लॉर्ड कर्जन ने की थी, जिसको वह एक भावी बॉडिलियन लाइब्रेरी या पूर्व के एक ब्रिटिश संग्रहालय के रूप में देखना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की, और कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। तो देखिए आपको लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले उसने 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग खुला था, 2 में रेलवे आयोग खुला था, 1 में आपको मैच करने के लिए भी दे देता है, 1 में सिंचाई आयोग, 2 में रेलवे आयोग की स्थापना की थी, और इसने आपको पुलिस आयोग की भी स्थापना की थी 1902 में ही, और रैले कमीशन की भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। 30 क्वेश्चन तक आज मैंने करा दिया है, बाकी का फिर कल कराएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड कमेंट्स तो बनते ही हैं, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।